गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कवर करा था उसका बचा हुआ पार्ट करेंगे। बचे हुए पार्ट में क्या है, आयात प्रतिस्थापन है। तो शुरू करते हैं। आयात प्रतिस्थापन की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें कुछ वैसे रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। उसमें एक सिंपल सी बात कही गई है कि जिन भी चीज़ों का आप बाहर के देशों से आयात करते हैं, आप उन्हीं वस्तुओं को अपने देश में बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसने दो तरीके की वस्तुएं हम लोगों को बताई हैं। पहला इसने बताया है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं या मशीनें लगानी पड़ती हैं। दूसरी तरीके की वस्तुएं इसने जो बताई हैं वो आपको बताई हैं उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन होगी। इन सब वस्तुओं को क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो वो कहता है निश्चित ही जो हमारा अधिक बल है वो किस पे होना चाहिए, उपभोग की जो वस्तुएं हैं उन्हें ही अपने देश में हमें बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो इसने यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन के दो पाराचल बताए हैं, यानी कि दो पैरामीटर्स बताए हैं। दो पैरामीटर्स में पहला वो कहता है कि ऐसी वस्तुओं का तो आयात हमें बंद ही कर देना चाहिए जिन वस्तुओं को हम अपने देश में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये कहता है जो वस्तुएं बच गई, जैसे कि आपकी पूंजीगत वस्तुएं होगी, उन उद्योगों का आपको क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विस्तार कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो आयात को कम करने के लिए इसने दो प्रकार बताए हैं। सबसे पहला एक कहता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क होता क्या है, जब भी हम बाहर की देश से किसी भी वस्तु को अपने देश में लेके आते हैं तो उसके लिए हमें एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं या सीमा शुल्क भी कहा जाता है। दूसरा कहता है अनुबंध आयातों का आयात कोटा, जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा का मतलब होता है कि आपको परमिशन दे दी गई है, आप बाहर से चीजों को आयात करते हो तो आपको परमिशन दे दी गई है कि आप एक साल में इन चीजों की इस वस्तु की 100 यूनिट ही अपने देश में लेके आ सकते हैं। अगर आप 100 से ज्यादा लेके आओगे तो आपको शुल्क क्या करना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम इंपोर्ट कोटा। ठीक है। तो जो 1991 था, 1991 था, उससे पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो क्या थी, हमारी पॉलिसी जो थी वो आयात प्रतिस्थापन की थी। हम बाहर के देशों से आयात जो है वो बहुत कम करते थे। पर जब 1991 में हमने नई पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जिसमें एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उसमें हमने क्या करा, चीजों बाहर के देशों से आयात करना अधिक शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसने आयात प्रतिस्थापन के दो प्रकार बताए हैं। सबसे पहला वो कहता है साधारण प्रतिस्थापन और दूसरा कहता है वैकल्पिक। साधारण में तो क्या है, जो बहुत साधारण सी वस्तुएं हैं आप उनको एज इट इज जैसे वो दूसरे देश में बन रही है वैसे ही आप अपने देश में बनाना शुरू कर सकते हैं या बना सकते हैं। उनकी बनावट जो होती है, उनकी जो कार्य विधि होती है वो लगभग वैसी ही होती है जैसे विदेश में वो बन रही है। इसमें हम उसकी हूबहू लगभग सेम नकल कर देते हैं जो वस्तु विदेश में बनाई जा रही है, जैसे कि साइकिल हो गया, अनाज हो गया, सोडा हो गया या बिजली की कोई मोटर होगी आदि। दूसरा है वैकल्पिक प्रतिस्थापन। वैकल्पिक में कहता है कि उसका जो रंग है, रूप है, जो उसकी कार्य क्षमता है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, पर वो वस्तु भी वही काम करेगी जो विदेश में बन रही वस्तु करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं, मान लो विदेश में ऐसा कूलर बन रहा है जो आयरन और स्टील, लोहे से बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो आजकल प्लास्टिक बॉडी में कूलर चले हुए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काम तो वही करेगा, वो भी गर्मी हटाने का करता है, वो भी कर रहा है। तो यहाँ पे पर हमने क्या करा, उसका विकल्प ढूंढ लिया। वहां पे हम लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हमने उसके विकल्प में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसने आगे जो बताया है वो बताया है आयात प्रतिस्थापन की अवस्थाएं। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, दो अवस्थाएं इसने बताई है। सबसे पहला कहता है प्रथम अवस्था और दूसरे में कहता है ये आपकी दूसरी अवस्था। प्रथम अवस्था में तो ये कहता है कि जो गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं हैं, जैसे कि कौन कौन सी वस्तु होती है, कपड़ा, जूता, घरेलू उपभोग की वस्तुएं जो आपने इस्तेमाल करी और खत्म हो जाती हैं, तो ये कहता है कि आप उनका उत्पादन क्या करिए, अपने देश में ही शुरू कर दीजिए। दूसरे में ये कहता है, वो कहता है क्योंकि इन चीजों का उत्पादन करना ना बहुत ही सरल होता है, तो आपको इसे अपने देश में उत्पादन करने में भी कोई अधिक दिक्कत नहीं आने वाली, आप उन्हें आसानी से अपने देश में उत्पादन उनका कर सकते हैं। दूसरा कहता है आयात प्रतिस्थापन की दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में आपको क्या करना है, दूसरी अवस्था में ये कहता है आपको तैयार वस्तुओं का उत्पादन शुरू करना है। तैयार वस्तुएं जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड, मैन्युफैक्चर्ड गुड में आपकी उपभोक्ता वस्तुएं आएंगी और आपकी पूंजीगत वस्तुएं दोनों ही आएंगी। वो कहता है जब आप तैयार वस्तुओं का उत्पादन भी अपने ही देश में शुरू कर दोगे तो उसके लिए आपको जो माध्यमिक वस्तुएं चाहिए या जो पूंजीगत वस्तुएं चाहिए वो भी आपको अपने ही देश में बनानी शुरू करनी पड़ेंगी। उसके बाद बताया है आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप खुद से पढ़ लेना।
अब हम क्या करने वाले हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम इसके पक्ष के तर्क पढ़ेंगे, तो जो सबसे पहला तर्क है वो है प्रतिकूल भुगतान शेष को सुधारने में सहायक। देखो हमें सबको पता है कि हर देश क्या करता है, एक अकाउंट बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, भुगतान शेष, या इंग्लिश में कह सकते हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ये रिकॉर्ड रखता है कि हमारे देश ने बाकी सारे देशों के साथ कितना लेन देन किया है, कितना पैसा हमारे देश से गया और कितना पैसा बाहर के देशों से हमारे देश में आया है। तो ये कहता है जब आयात का प्रतिस्थापन कर दोगे तो आपको आयात नहीं करना पड़ेगा, आयात नहीं करोगे तो आप बाहर वालों को पैसे भी नहीं दोगे और आपके देश का जो भुगतान शेष है उसमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। दूसरा कहता है विदेशी मुद्रा की बचत बताने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से चीजें ही नहीं मंगवा रहे तो आप उन्हें पैसा भी नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे तो विदेशी मुद्रा आपकी खर्च नहीं होगी, उसका क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तीसरा कहता है उत्पादन की जो वर्तमान तकनीक है उसमें सुधार में सहायक। देखो अब पहले तो आप क्या कर रहे थे, चीजों को बाहर से मंगवा रहे थे, अब आप उन्हीं चीजों को क्या कर रहे हो, घर पे बना रहे हो। तो घर पे बनाओगे, अपने ही देश में बनाओगे तो आपको क्या लगेगा कि आपको तकनीक में सुधार करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपकी तकनीक पहले से बेहतर हो जाएगी। चौथा कहता है अनुसंधान में सहायक। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट रिलेटेड है। अब कहता है वो बाहर वाली चीजों को आप देखोगे, अब आपको उन चीजों का आयात नहीं करना है, आपको उन्हीं चीजों को अपने देश में बनाना है, तो आप क्या करोगे, अधिक से अधिक खर्च करोगे किस पे, अनुसंधान करने पे, क्योंकि अनुसंधान करोगे तभी आपके पास कोई नई तकनीक निकल के आएगी जिससे आप उन्हीं चीजों को, उन्हीं वस्तुओं को अपने देश में बना सको। पांचवा पॉइंट ये कहता है उत्पादन बढ़ाने में सहायक। अब देखो पहले तो जो चीज आप बाहर से मंगवा रहे थे तो आप उसका उत्पादन नहीं कर रहे थे, अब आपको वो चीज घर में ही बनानी है तो आपके देश में उस चीज का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। निर्भरता में कमी, जो चीज अगर मैं मान लो आपसे कुछ उधार ले रही हूँ तो मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, आप पे निर्भर रहना पड़ेगा, या आप ही उस चीज का, उस वस्तु का उत्पादन करोगे तो भी मैं आप पे निर्भर हूं। पर ये कहता है आप अपने ही देश में बनाओगे तो बाहर के देशों पर जो आपकी निर्भरता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आत्मनिर्भरता, अब आप खुद ही बना रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे। अधिक उद्योगों की स्थापना, अब आपको अपने ही देश में उत्पादन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा। मान लो जैसे कि मैं कूलर ही बना रही हूँ, कूलर बनाने के लिए मैंने क्या करा, प्लास्टिक की बॉडी का इस्तेमाल करा या लोहे की बॉडी का इस्तेमाल करा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी आगे की इंडस्ट्री भी लग जाएंगी, बहुत सारी पीछे की। आगे की कैसे लगेंगी, उसमें तार भी लगती होंगी बिजली की, तो कोई वो तार बनाना शुरू कर देगा, लोहे वाली इंडस्ट्री को भी काम मिल जाएगा या प्लास्टिक की इंडस्ट्री को भी काम मिल जाएगा। तो इससे कहता है कि बहुत तरीके के उद्योगों की स्थापना हो जाती है। राजकीय राजस्व में वृद्धि, देखो जब आप चीजों को अपने ही देश में बनाकर बेचोगे तो आप उस पर क्या लगा दोगे, बेचने का शुल्क लगा दोगे, उस बेचने के शुल्क से क्या हो जाएगा, आपकी सरकारी राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। निर्यात को बढ़ाने में सहायक, आप चीजों का अपने देश में उत्पादन